टेंस अपने आप में एक चैप्टर नहीं है, टेंस अपने आप में एक रास्ता है जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे जरूरी और सबसे फोकस्ड टॉपिक है वो है आपका टेंस, क्योंकि टेंस में सेंटेंस बनाना भी सीखते हैं, टेंस में हम सही सेंटेंस बनाना भी सीखते हैं, टेंस में हम सेंटेंस को करेक्ट करना भी सीखते हैं, टेंस में वर्ब की फॉर्म आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, तो टेंस में सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो गया। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया। बारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसके बारे में आधा पार्ट हम आपको बता चुके हैं, बाकी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम परफेक्ट वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी काम में कंप्लीट होते हैं, किसी काम को हम पूरी तरह से कर चुके होते हैं, या किसी काम में हम पूरी तरह से जानकार होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो कार्य अभी कंप्लीट हुआ है, अगर कोई आपका ऐसा कार्य है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आप हैज यूज करोगे जब सब्जेक्ट आपका ही होगा, जब सब्जेक्ट आपका सी होगा, इट होगा, किसी का नाम होगा, और सिंगुलर पर्सन सिंगुलर थिंग, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग, अगर ये होंगे तो फिर वो हमारा टेंस क्या होगा, हैज। उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। और बाकी जो भी बचा जैसे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन में प्लूरल पर्सन प्लूरल थिंग, बाकी सारी चीजें आएंगी। ये नोट नहीं करना है अभी, तो ये इसके साथ हम हैव यूज करेंगे। और एक चीज और याद रखनी है, हैज और हैव के साथ हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर कभी भी हैज और हैव यूज करोगे तो हैज और हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ये नोट कर लेना, इसमें जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज होंगे जिनको देखकर आप ये पता लगाओगे, क्योंकि जब आप पेपर दोगे तो उसमें हिंदी तो मिलेगी नहीं, उसमें आपको इंग्लिश ही मिलेगी, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के आधार पर आप पता लगाओगे। तो इसमें यट यूज होता है, इसमें सो फार यूज होगा, इसमें जस्ट यूज होगा, इसमें जस्ट नाउ यूज होगा। ये शब्द अगर आएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेंस होगा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखे, इसी तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ध्यान रखना है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एग्जाम्स में हिंदी तो मिलेगी नहीं, तो आपके लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये कार्य कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जब ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हमारे पास होते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये नोट कर लिया। अब चलते हैं
हमने लिखा उसने अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है। उसने अब तक अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो उसने के लिए हम यूज करते हैं ही हैज, नहीं किया है he has not completed his homework, और अब तक के लिए हम यूज करते हैं yet। अब तक की अंग्रेजी क्या होती है? अब तक की इंग्लिश होती है yet। अब कुछ सेंटेंस में लिख रहा हूं, उनके जवाब आप देना। वह खाना बना चुकी है। एक और, क्या वे अपना पाठ याद कर चुके हैं? ये दोनों ट्रांसलेट कर दो, आराम से ट्रांसलेट कीजिए। जो पॉइंट नोट करने के लिए है वो हम आपको बता देंगे, बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है क्या नोट करना है, और हर चीज नोट नहीं करनी है, समझने पर ध्यान दीजिए। अगर समझ जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। लिखने से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, पीडीएफ तो आपको मिलता ही है, तो रिवीजन वहां से कर लेना। सभी लोग इनको ट्रांसलेट कीजिए। देखो, वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। क्या भी अपना पाठ याद कर चुके हैं? हैव दे लर्नड देयर लेसन। जब सब्जेक्ट आपका दे होगा तो अपने की अंग्रेजी क्या बनेगी? देयर। इसमें आप में से सब लोग गलतियां कर लेते हो कि कब देयर आएगा, कब हिज आएगा, कब हर आएगा। हालांकि ये मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी गलतियां हो रही। चलिए इसको दोबारा से बताते हैं। ये मैनेज कर लो। अब तक की इंग्लिश क्या होती है? यट। वह खाना बना चुकी है, तो सी हैज कुक्ड फूड। आप प्रिपेयर्ड फूड भी कर सकते हो। क्या अभी अपना पाठ याद कर चुके हैं? हैव दे लर्नड देयर लेसन। ठीक है। अब देखो, जो अपने वाली कंफ्यूजन होती है, जब सब्जेक्ट ही हो तब अपने की इंग्लिश हिज आएगी। ये अगर किसी का गलत हो रहा है तो नोट कर लेना। जब सब्जेक्ट आपका सी होगा तो अपने की अंग्रेजी हर होगी। जब सब्जेक्ट यू होगा तो अपने की अंग्रेजी प्योर होगी। जब सब्जेक्ट वी होगा तो अपने की अंग्रेजी अवर होगी। जब सब्जेक्ट दे होगा तो अपने की अंग्रेजी देयर होगी। जब सब्जेक्ट आई होगा तो अपने की अंग्रेजी माई होगी। जब सब्जेक्ट इट होगा तो अपने की अंग्रेजी इट्स होगी। ये लिख लो सब लोग, ये सबका लिखा होना चाहिए, बार बार गलत करते हो।
कोशिश करना कि अब ये गलत ना हो। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ इतना याद रखो, आपको ये सब नहीं ध्यान रखना है कि कब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ये अगर ध्यान रख सको तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड ध्यान रखो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी सेंटेंस में हैज और हैव आएगा तो हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी हैज और हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बस इतना ही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हैज बीन आएगा। और हैज बीन कब आएगा? जब सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट सी होगा, सब्जेक्ट इट होगा, किसी का नाम होगा और कोई सिंगुलर नाउन। अगर सब्जेक्ट ही सी इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन है तो हैज बीन आएगा, और बाकी सबके साथ हैव बीन। हैव बीन किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव बीन। और इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के रूप में क्या आएगा? इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के रूप में दो शब्द आते हैं, सिंस और फॉर। आपको यहां तक कुछ नहीं लिखना है। जब मैं सिंस और फॉर की बात करूं तो सिंस और फॉर के बारे में अच्छे से लिखना है। अभी हम कौन सा टेंस देख रहे हैं? प्रेजेंट का चौथा टेंस। देखो, टेंस अगर अच्छे हो जाएंगे तो बाकी चैप्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस इसके बाद पढ़ाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, वो अच्छा हो जाएगा। कंजंक्शन पढ़ेंगे, वो भी अच्छा हो जाएगा। हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो सिंस और फॉर दो ही टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। देखो, सिंस और फॉर कब आएगा? ये सबको आना चाहिए कि सिंस कब आएगा और फॉर कब आएगा। सिंस हम लोग यूज करते हैं डेफिनिट टाइम के लिए, या इसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं निश्चित समय। और इंडेफिनिट टाइम अगर आएगा तो इंडेफिनिट टाइम के साथ हम फॉर यूज करते हैं। इसे हम पीरियड ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, अनिश्चित समय भी हिंदी में कह सकते हैं। सिर्फ इतने से ये आसान नहीं हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आसान बनाओ। जैसे हमने लिखा सिंस 10 o'clock, 10 बजे एकदम निश्चित समय है, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम यूज करें सिंस 2011, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस वर्थ पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मैरिज पॉइंट ऑफ टाइम है। तो जब हम निश्चित समय की बात करेंगे उस समय सिंस आएगा। फॉर कब यूज करेंगे? फॉर 10 years, फॉर many days, फॉर 5 hours, फॉर 10 weeks। इन सब के साथ हम फॉर यूज करेंगे। इसको नोट कर लो। ट्रिक ये याद रखो, ट्रिक ये है
सिंस में टाइम सिंगुलर रहता है। सिंस में टाइम कैसा होगा? जैसे सिंस 10 ओ क्लॉक, 10 बजे का कोई प्लूरल नहीं होता है। सिंस 2011, 2011 का कोई प्लूरल नहीं होगा। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग का कोई प्लूरल नहीं। सिंस बर्थ, जन्म का कोई प्लूरल नहीं। सिंस मैरिज, इसका भी प्लूरल नहीं। तो जो टाइम आपको सिंगुलर में दिखेगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंस। और जो टाइम आपको हमेशा प्लूरल में दिखेगा, प्लूरल टाइम, प्लूरल टाइम के लिए फॉर आएगा। जैसे देखो, फॉर 10 ईयर्स, ईयर्स प्लूरल में लिखा। फॉर मेनी डेज, डेज प्लूरल में लिखा। फॉर 5 आवर्स, आवर्स प्लूरल में लिखा। फॉर 10 वीक्स, वीक्स प्लूरल में लिखा। तो जो टाइम प्लूरल में आएगा उसके साथ फॉर, जो टाइम सिंगुलर में आएगा उसके साथ सिंस। इसको नोट कर लो, फिर और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। सभी लोग ये नोट करिए। सभी लोग इसको नोट करो, फिर हम एग्जाम्पल के बेस पर आपको समझाएंगे। जो नोट करने वाली चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। डन। देखो, होगा क्या, ऐसे लिखा होगा, वे 3 दिनों से गाना गा रहे हैं। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। दे के साथ क्या आएगा? हैव बीन। और इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 3 days। 3 days प्लूरल है तो फॉर आएगा। इसमें अगर गलतियां किसी भी बच्चे से होती हैं तो वो सिंस और फॉर में गलती होती है। अगर इसमें आपने सिंस और फॉर का यूज करना प्रॉपरली सीख लिया तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी। सिर्फ आपको सिंस और फॉर पर ध्यान देना है। इसमें इसमें सिंस और फॉर में ही गलतियां होती हैं। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं, करके दिखाओ। सुबह से बारिश हो रही है। चलो करिए ट्रांसलेट। सुबह से बारिश हो रही है। सभी लोग कोशिश करें। एक और देखो, वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। इसका भी ट्रांसलेट कर लो। ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे स्टेटमेंट है
जिनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। सुबह से बारिश हो रही है तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। मिला लीजिए। सिर्फ सिंस और फॉर का ध्यान रखना है। देखो, हर एक टेंस की अपनी अपनी विशेषता है, उस विशेष चीज को ही आपको याद रखना है। जो इनकी विशेषताएं हैं उन्हीं विशेष चीजों को आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यहां तक क्लियर है सबको? सिर्फ इसमें सिंस और फॉर को याद रखो। हाँ, सिंस और फॉर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। सिंस हमेशा सिंगुलर टाइम के साथ और फॉर हमेशा प्लूरल टाइम के साथ। सिंस और फॉर यूज रखना है। देखो, ट्रांसलेशन अगर करने को भी मिलेगा कहीं एग्जाम में, किसी एग्जाम में, तो ट्रांसलेशन में गलतियां भी सिंस और फॉर में होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में गलतियां नहीं होती हैं बच्चों से। ये पास्ट के चारों टेंस थे। अब बात सॉरी प्रेजेंट के चारों टेंस थे। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट का। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है। इससे पहले वाली टेंस अगर आप अच्छे से नहीं सीख पाए हो, उसमें गलतियां हो रही हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन ये वाले में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, इसके सिंपल सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, इसमें हमें यह भी नहीं देखना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी हो, आपको इसके सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ, डिड नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिड नॉट के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करो। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल करते हैं। इंटेरोगेटिव में डिड आएगा, मतलब मुद्दे की बात यह है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड के साथ वर्ब की वो सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं।
डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये नोट कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, इसमें जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं उन पर ध्यान दो। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में इसमें यस्टरडे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करो। लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट सेंचुरी। डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का समय। सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 वर्षों का समय। पास्ट टाइम, प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस मंथ। अब प्रीवियस मंथ हो, प्रीवियस ईयर हो, कुछ भी आ जाए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपडेटेड टाइम। इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे? इन सब के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इसको लिखो, फिर हम आपके कुछ एग्जांपल्स पर वर्क करते हैं और थोड़ा इसको और समझाते हैं। सभी लोग नोट कीजिए। ये ध्यान से देखो, ये जो शब्द लिखे हैं ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इनका मीनिंग सबका है उचित समय। चाहे इट इज टाइम हो, चाहे इट इज हाई टाइम हो, चाहे इट इज अबाउट टाइम हो, चाहे इट इज राइट टाइम हो, चाहे इट इज अपडेटेड टाइम हो, इन सब का मीनिंग है उचित समय। लिख लीजिए सभी लोग। लिख लिया सबने? देखो, जैसे हमने लिखा, पहले सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो।
सिंपल सेंटेंस का सबसे इजी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिखा वह कल मंदिर गया, उसने पिछले साल इनाम जीता। तो देखो वह कल मंदिर गया, ही वेंट टू टेम्पल, और बीते हुए कल की इंग्लिश क्या होती है? यस्टरडे। उसने पिछले साल इनाम जीता, ही वन एन अवार्ड लास्ट ईयर। मिलान कर लीजिए। वर्ब की फॉर्म याद रखो, अगर आपने इस मुद्दे को समझ लिया, वर्ब की फॉर्म को समझ लिया, तो पास्ट इंडेफिनिट का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट छोड़ो, केवल और केवल टेंस में दो चीजों का रोल है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड अगर आप समझ गए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड समझ गए तो ध्यान रखना, क्योंकि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब की फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव में देखो क्या होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस बात को बिल्कुल मत भूलना। डिड नॉट के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? डिड नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, वह उसने अपना पाठ याद नहीं किया। तुम पिछले वर्ष पास नहीं हुए। इन दोनों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। सभी लोग इसका ट्रांसलेशन कीजिए। देखो उसने अपना पाठ याद नहीं किया, he did not learn his lesson। तुम पिछले वर्ष पास नहीं हुए, you did not pass last year। अब जो हमने इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम लिखा है, उसमें देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज राइट टाइम
ही a new business. ऑप्शन है स्टार्ट, सेकंड ऑप्शन है स्टार्टिंग, फिर ऑप्शन है स्टार्टेड और फिर ऑप्शन है स्टार्ट्स। देखो इसमें से क्या जवाब होगा आपका। जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अपडेटेड टाइम, ये शब्द आएंगे तो उसके साथ हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टार्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, यही है सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए था? स्टार्टेड। जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम आएगा तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब स्टार्टेड होना चाहिए। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, हमने लिखा इट इज हाई टाइम वी आवर टास्क। ऑप्शन है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग और कंप्लीट्स। ध्यान से जवाब देना। तो इट इज हाई टाइम के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है और ये भी सही नहीं। क्या सही है? कंप्लीटेड। ठीक है, एक और बताओ। इट इज अपडेटेड टाइम इंडिया द वर्ल्ड कप। ऑप्शन है विन, वन, वंस और विंस।
देखो पूरा गेम वर्ब की फॉर्म का है, इट इज अपडेटेड टाइम के साथ भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये तो गलत ही लिखे हैं, विंस तो ऐसे आईएस फॉर्म हो जाती है। पूरा खेल समझ आया कि पूरा गेम ही किसका है, पूरा गेम वर्ब की फॉर्म का है। कुछ और लिखो। वह अपने मित्र के साथ कल बाजार गया। ट्रांसलेट कीजिए। हमने पिछले सप्ताह एक कार खरीदी। चलो इन दोनों का ट्रांसलेशन कर दो। सभी लोग ट्रांसलेट कीजिए। बना सकते हो आसानी से। वह अपने मित्रों के साथ कल बाजार गया। He went to market yesterday. Yesterday बाद में रखो। He went to market with his friends yesterday. हमने पिछले सप्ताह एक कार खरीदी। We purchased a car last week. इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश पढ़िए। कोई भी चीज अगर नहीं आती है तो पढ़ने से आएगी। पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, जिसको जाना है अब वो जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। देखो टेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स में। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो वो टेंस से आएंगे, तो टेंस पर ज्यादा फोकस करना है, टेंस पर ही पूरा फोकस बना के रखना है। ठीक है।